बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। अल्पाइन होटल खासा बड़ा और शानदार होटल था। उसका वसी और ईज़ और इंतहाई शानदार अंदाज में सजा हुआ मेन हॉल और उसमें बैठे हुए अफराद को देखकर आदमी फ़ौरन समझ जाता था कि ये होटल आला तबके के अफराद का होटल है। एक तरफ काउंटर था जिसके पीछे दो लड़कियां मौजूद थीं। तनवीर और कैप्टन शकील काउंटर की तरफ बढ़ गए। यस सर, एक लड़की ने उन दोनों की तरफ मतवजा होते हुए कहा। हम एक्रीमिया से आए हैं। हमने सिर्फ मैनेजर रूपर्ट स्कॉट से मिलना है। मेरा नाम माइकल है और ये मेरा साथी है जैकब। कैप्टन शकील ने उस लड़की को जवाब देते हुए कहा। क्या आपको मुलाकात का वक्त दिया गया है? लड़की ने पूछा। नहीं, हमें अभी थोड़ी देर पहले टिप मिली है। हमारा काम बहुत है, लाखों डॉलर का है। कैप्टन शकील ने जवाब दिया। सॉरी सर, चीफ मैनेजर साहब बेहद मसरूफ़ रहते हैं। आप किसी और साहब से मिल लें। लड़की ने जवाब देते हुए कहा। तुम उनसे फ़ोन पर हमारी बात करा दो। कैप्टन शकील ने कहा। मैं उनकी सेक्रेटरी से बात करा देती हूँ आपकी। लड़की ने कहा और काउंटर पर ही मौजूद इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने कई नंबर प्रेस कर दिए। काउंटर से मैरी बोल रही हूँ, दो एक्रीमियन आए हैं। वो चीफ साहब से मिलना चाहते हैं, आप उनसे बात कर लें। लड़की ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और फिर दूसरी तरफ से बात सुनकर उसने रिसीवर कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, मैं माइकल बोल रहा हूँ। कैप्टन शकील ने रिसीवर लेते हुए कहा। मिस्टर माइकल, मैं चीफ मैनेजर की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, जूलियन। चीफ साहब बेहद मसरूफ़ हैं, आपका मसला क्या है? दूसरी तरफ से कहा गया। मसला उन्हें ही बताया जा सकता है, आप हमारे लिए उनसे सिर्फ 10 मिनट ले लें। कैप्टन शकील ने कहा। सॉरी मिस्टर माइकल, मैं एक हफ़्ता तक तो फारिग ही नहीं है। अगर आप एक हफ़्ते बाद रब्ता करें तो फिर ही कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, बेहद शुक्रिया, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा और ख़ुद ही रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। किधर बैठी हैं मिस जूलियन? उन्होंने हमें अपने पास बुलवाया है। कैप्टन शकील ने काउंटर के पीछे खड़ी लड़की से कहा। लिफ्ट के ज़रिए चौथी मंजिल पर चले जाएं। सबसे आखिर में चीफ साहब का दफ्तर है, वहीं सेक्रेटरी साहिबा बैठी हैं। लड़की ने कहा तो कैप्टन शकील शुक्रिया अदा करके तनवीर को अपनी तरफ आने का इशारा करके लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। ज़बरदस्ती करना पड़ेगी, कैप्टन शकील ने सरगोशी करते हुए कहा तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े हालनुमा कमरे में दाखिल हो रहे थे जिसमें सोफ़े मौजूद थे और सोफ़ों पर 4-5 मर्द और 2-3 औरतें बैठी हुई थीं। एक तरफ छोटे से काउंटर के पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। वो कैप्टन शकील और तनवीर को अंदर दाखिल होते देखकर चौंक पड़ी। तनवीर और कैप्टन शकील सीधे उसके काउंटर की तरफ बढ़ते चले गए, जिसके साथ ही एक दरवाज़ा था जिस पर चीफ मैनेजर के अल्फाज लिखे हुए थे। जी फरमाइए, लड़की ने उनके करीब पहुंचते हुए कहा। खामोश बैठी रहें वरना गोली मार दूंगा, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा, जबकि कैप्टन शकील ने दरवाज़ा धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे तनवीर भी अंदर दाखिल हो गया, जबकि लड़की हैरत से बुत बनी बैठी रह गई। शायद उसके तस्वुर में भी न था कि यहाँ कोई ऐसी बात भी कर सकता है और इस अंदाज में भी दाखिल हो सकता है। यह एक खासा बड़ा कमरा था जिसे इंतहाई शानदार अंदाज में सजाया गया था। एक बड़ी सी मेज़ के पीछे एक गुरीला नुमा आदमी सूट पहने हुए बैठा था। मेज़ की दूसरी तरफ 2 उधेड़ उम्र आदमी बैठे हुए थे जो अपने लिबास और शक्ल सूरत से कारोबारी आदमी लग रहे थे। आप कौन हैं और इस तरह कैसे अंदर दाखिल हुए हैं? उस गोरीला नुमा आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा नाम रूपर्ट स्कॉट है? कैप्टन शकील बड़े नर्म लहजे में बोला और इसके साथ ही वो आगे बढ़ता चला गया। हाँ मगर, रूपर्ट स्कॉट ने होंठ चिबाते हुए कहा। आप दोनों बाहर जाएं, चलें उठे, हमें इनसे ज़रूरी बात करनी है। चलो उठो, तनवीर ने गुर्राते हुए मेज़ की दूसरी तरफ बैठे हुए उन कारोबारी अफराद से कहा तो वो दोनों तेज़ी से उठे और तकरीबन दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गए। रूपर्ट स्कॉट ने बिजली की सी तेज़ी से मेज़ की दराज खोलने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे कैप्टन शकील ने उसकी गर्दन पर मशीन पिस्टल की नाल रख दी। देखो रूपर्ट स्कॉट, हम किसी गलत इरादे से नहीं आए, इसलिए कोई गलत हरकत ना करना, वरना नताइज के तुम खुद जिम्मेदार हो गई। कैप्टन शकील ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम हो कौन? क्या चाहते हो? रूपर्ट स्कॉट ने हाथ पीछे करते हुए कहा। उठो और उधर सोफ़े पर आ जाओ, हमने तुमसे सिर्फ चंद बातें करनी हैं। तुम्हारी सेक्रेटरी हमें अगले हफ्ते का वक्त दे रही थी और हमारे पास वक्त नहीं है। हमने लाखों की डील करनी है।
कैप्टन शकील ने कहा तो रूपर्ट स्कॉट ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर उठकर वो मेज़ की साइड से बाहर आ गया। उसी लम्हे दरवाज़ा एक धमाके से खुला और मशीन गनों से मुसल्लह 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। इन्हें वापस भेज दो वरना, कैप्टन शकील ने सर्द लहजे में कहा। जाओ वापस, ये मेरे ख़ास आदमी हैं। रूपर्ट स्कॉट ने कहा तो वो दोनों सर हिलाते हुए मुड़े और कमरे से बाहर चले गए। जैकब, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो ताकि फिर मुदाखलत ना हो, कैप्टन शकील ने तनवीर से कहा और तनवीर सर हिलाता हुआ मुड़ा और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इत्मीनान से बैठ जाओ रूपर्ट स्कॉट और पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारी मर्ज़ी कि तुम कायल होते हो या नहीं। हमने बहरहाल तुमसे बात करनी है, कैप्टन शकील ने कहा तो रूपर्ट स्कॉट सर हिलाता हुआ सोफ़े पर बैठ गया। इसके साथ ही कैप्टन शकील का हाथ बिजली की सी तेज़ी से घूमा और उसके हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का दस्ता पूरी कुव्वत से बैठे हुए रूपर्ट स्कॉट की कनपट्टी पर पड़ा और रूपर्ट स्कॉट चीखता हुआ पहलू के बल सोफ़े पर गिरा और फिर पलटकर नीचे कालीन पर गिर रहा था कि कैप्टन शकील की लात हरकत में आई और बूट की टो की ज़रब भी एन उसी जगह पड़ी जहां पहले मशीन पिस्टल की ज़रब पड़ी थी और कवि हैकल और गोरीले जैसे जिस्म का रूपर्ट स्कॉट एक बार फिर चीख मारकर एक झटके से साकित हो गया। कैप्टन शकील ने मशीन पिस्टल जेब में डाला और फिर झुककर उसने रूपर्ट स्कॉट की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी जेबों में असलहा मौजूद न था। कैप्टन शकील ने बेल्ट खोली और फिर फर्श पर बेहोश पड़े हुए रूपर्ट स्कॉट के दोनों बाजू अकब में करके उसने बेल्ट से बांध दिए और इसके साथ ही उसने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर खींचा और उठाकर सोफ़े पर डाल दिया और फिर दोनों हाथों से उसका मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ही रूपर्ट स्कॉट के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो उसने हाथ हटा दिए। तनवीर दरवाजे के साथ ही खामोश खड़ा हुआ था। कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए वो दोनों मुतमईन थे कि अंदर की आवाज़ें बाहर ना जा सकेंगी। चंद लम्हों बाद ही रूपर्ट स्कॉट ने उठते हुए आंखें खोल दी तो कैप्टन शकील ने उसे बाजू से पकड़कर सीधा बिठा दिया। ये क्या किया है तुमने? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? रूपर्ट स्कॉट ने पूरी तरह होश में आते हुए कहा। इत्मीनान से पूरी बात सुन लो रूपर्ट स्कॉट, ये हमारी मजबूरी थी कि तुम्हें बेहोश करके इस तरह बांधना पड़ा, क्योंकि तुम किसी भी वक्त कोई हरकत कर सकते थे, लेकिन हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, कैप्टन शकील ने सामने सोफ़े पर बैठते हुए कहा। तनवीर भी उसके साथ ही बैठ गया था। रूपर्ट स्कॉट ने होंठ भींचे हुए थे, चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। बोलो, क्या कहना चाहते हो? रूपर्ट स्कॉट ने कहा। पाकेशिया में तुमने एक एजेंट भेजा था जिसका नाम टेरी हाउंड था, उसका नंबर 7 था। वो वहाँ प्रेसिडेंट के मिलिट्री सेक्रेटरी से मिलना चाहता था कि एक औरत के हाथों हलाक हो गया। हमें ये मालूम है कि उस मिलिट्री सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट की आवाज़ में चीफ सेक्रेटरी से बात की और फिर चीफ सेक्रेटरी ने हाउंड ग्रुप के चेयरमैन लॉर्ड मैकार्टो से बात की। ये भी हो सकता है कि बराह रास्त तुम्हारे साथ बात हुई हो, क्योंकि तुम हाउंड ग्रुप के फॉरेन स्टेट के इंचार्ज हो। चेयरमैन की फरमाइश पर उस मिलिट्री सेक्रेटरी ने सदर मुमलिकत की तहरीर और दस्तखतों से एक ज़ाती ख़त भी तुम्हें भेजा। तुम्हारा एजेंट टेरी हाउंड वो ख़त अपने बूट की तह में छुपा कर ले गया था। वो ख़त हमारे पास मौजूद है। मिलिट्री सेक्रेटरी को जब पकड़ा गया तो उसने अपने दांतों में मौजूद जहरीला कैप्सूल चुबाकर ख़ुदकुशी कर ली। हम तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि पाकेशिया में कत्ल किए जाने वाला टारगेट कौन है और मिलिट्री सेक्रेटरी किस ग्रुप के तहत काम कर रहा था? कैप्टन शकील ने कहा। तुम एकरीमी नहीं हो तो क्या पाकेशियाई हो? रूपर्ट स्कॉट ने कहा। जो मर्जी आए समझ लो, लेकिन ये सुन लो कि हमारी तुम्हारे साथ या तुम्हारे हाउंड ग्रुप के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ वहाँ के ग्रुप को ट्रेस करना चाहते हैं और टारगेट मालूम करना चाहते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। टारगेट मालूम करने के लिए ही तो टेरी हाउंड वहाँ गया था, लेकिन फिर रिपोर्ट मिली कि वो हलाक हो गया है और मिलिट्री सेक्रेटरी भी हलाक हो गया है। उसके बाद किसी ने हमसे रब्ता ना किया तो हम भी खामोश हो गए, रूपर्ट स्कॉट ने कहा। देखो रूपर्ट स्कॉट, मुझे मालूम है कि चीफ सेक्रेटरी बगैर सब कुछ मालूम किए तुमसे रब्ता नहीं कर सकता था। तुम्हारे आदमी ने हलाक होने से पहले ये बताया था कि वो मिशन की तफसीलात तय करने के लिए पाकेशिया आया है। इसलिए तुम बताओगे कि कौन टारगेट है, क्या साजिश हो रही थी और कौन सा ग्रुप इसके पीछे है। अगर तुम वैसे नहीं बताओगे तो फिर हमें तुम्हारी ज़ुबान खुलवानी पड़ेगी, और इतना तो तुम समझते हो कि अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम ज़ुबान भी खुलवा सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम हमें खामोशी से सब कुछ बता दो, क्योंकि सदर मुमलिकत इस साजिश में शरीक नहीं हैं। इसलिए चीफ सेक्रेटरी साहब भी इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले सकते। एक लिहाज से तुम्हारे लिए
मिशन ख़त्म हो चुका है, कैप्टन शकील ने कहा। तुम्हारा ताल्लुक़ किस तंजीम से है? रूपर्ट स्कॉट ने कहा। उसे छोड़ो, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, और अगर तुम जान गए तो फिर तुम्हारी मौत हम पर फ़र्ज़ हो जाएगी, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। हमें सिर्फ मालूमात चाहिए और हम खामोशी से वापस चले जाएंगे। उसके बाद तुम जो चाहे करते रहना, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, कैप्टन शकील ने कहा। ठीक है, हमारे लिए मिशन वाकई ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हुकूमत पाक एशिया के सेक्रेटरी वजारत ख़ारजा की चीफ़ सेक्रेटरी से इस मामले में बात हो चुकी है और चीफ़ सेक्रेटरी ने उनसे माजरत कर ली है। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम भी ये काम सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि हमारा ख्याल था कि पाक एशियाई सदर ये काम कराना चाहते हैं कि पाक एशिया में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है बुनियादी हकूक़ के सिलसिले में, और पूरी दुनिया के मंदूब उसमें शिरकत कर रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस की सदारत पाक एशियाई सदर की सियासी हरीफ पार्टी के सरबराह अब्दुल सलाम ने करनी है। हमें ये बताया गया था कि पाक एशिया के सदर चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले काफिरिस्तान के मंदूबीन के वफ़द को कॉन्फ्रेंस के दौरान हलाक कर दिया जाए। इस तरह के सारा इल्ज़ाम अब्दुल सलाम और उनकी पार्टी पर आ जाए, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक अब्दुल सलाम और उनकी पार्टी की पुश्तपनाही खुफिया तौर पर काफिरिस्तान कर रहा है, और काफिरिस्तान के मंदूबीन की हलाकत से वो अब्दुल सलाम और उनकी पार्टी की हिमायत से दस्तकश हो जाएगा। टेरी हाउंड को हमने इसलिए भेजा था ताकि इस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात और ख़ास तौर पर मंदूबीन की रिहाइश गाहों के बारे में मालूमात हासिल कर सके, रूपर्ट स्कॉट ने कहा। लेकिन अब तो ये खुलकर बात सामने आ गई है कि सदर साहब का नाम गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो फिर ये कार्रवाई कौन कर सकता है? कैप्टन शकील ने होंठ चुबाते हुए कहा। मुझे इस बारे में तफसीलात का तो इल्म नहीं है, अलबत्ता इतना मालूम है कि इस मिलिट्री सेक्रेटरी का ताल्लुक़ पाक एशिया में किसी किंग कारपोरेशन से है, जिसका मालिक या चेयरमैन कोई असलम किंग है। अब ये बात आप खुद चेक कर सकते हैं कि असल बात क्या है। मुझे इस बात का इसलिए इल्म हुआ कि मिलिट्री सेक्रेटरी से मेरी बराह रास्त फ़ोन पर बात हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि वहाँ हमें मकामी तौर पर किसी बाअसर ग्रुप की मदद चाहिए होगी, तो उसने कहा था कि इसकी फ़िक्र ना की जाए। उसका ताल्लुक़ किंग कारपोरेशन से है, जो जराइम की दुनिया की इंतहाई ताकतवर तरीन तंजीम है। मकामी काम ये खुद करेगी। बस इतनी बात हुई थी। अलबत्ता मैंने टेरी हाउंड को भेजते वक्त ये बात की थी कि वो इस किंग कारपोरेशन के बारे में भी अपने तौर पर मालूमात हासिल कर ले, लेकिन वो हलाक हो गया, रूपर्ट स्कॉट ने कहा। ओके, अब बोलो तुम्हें ज़िंदा रखा जाए या नहीं, क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो गया है और हमने वापस चले जाना है। अगर तुमने कोई इंतकामी कार्रवाई करनी है तो बता दो, कैप्टन शकील ने कहा। मैं हलफ देता हूँ कि मैं कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगा और सब कुछ भूल जाऊँगा, रूपर्ट स्कॉट ने कहा। अगर ऐसा करोगे तो बेहतर करोगे, वरना हमारे लिए ये बात मुश्किल नहीं है कि हम लाड में काटूँ और तुम्हें किसी भी लम्हे किसी भी जगह गोली का निशाना बना दें, कैप्टन शकील ने कहा। और आगे बढ़कर उसने रूपर्ट स्कॉट की कलाइयों से अपनी बेल्ट खोली और रूपर्ट स्कॉट एक तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। आई एम सॉरी रूपर्ट स्कॉट, तुम्हें चोट लगी, लेकिन यह भी ज़रूरी थी। गुड बाय, कैप्टन शकील ने कहा और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। एक मिनट, तुम्हारा काम तो हो गया, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे आदमी टेरी हाउंड को किसने हलाक किया है? रूपर्ट स्कॉट ने कहा। पाक एशिया की एक आम सी बदमाश औरत है जिसका नाम रोज़ी रास्कल है, ये काम उसका है, कैप्टन शकील ने कहा। और दूसरे लम्हे वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। बाहर बैठी हुई रूपर्ट स्कॉट की सेक्रेटरी ने उन्हें चौंक कर और हैरत भरी नज़रों से देखा, लेकिन वो दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते कमरे से बाहर राहदारी में आ गए और थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठे रॉयल होटल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ये तो कोई काम ना हुआ, हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो कैप्टन शकील बेख्तियार हंस पड़ा। असल में उन लोगों का काम ख़त्म हो गया था, इसलिए उसने ये सब कुछ इस तरह इत्मीनान से बता दिया है, वरना न जाने हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते, कैप्टन शकील ने कहा। और तनवीर ने असबात में सर हिला दिया। दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में इमरान अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा हुआ था। सामने ब्लैक ज़ीरो बैठा था। इमरान की फराख पेशानी पर शिकने मौजूद थीं और यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। कैप्टन शकील ने जो कुछ बताया है, कम अज़ कम वो मेरी समझ में तो नहीं आया, और आप भी शायद इसीलिए उलझे हुए हैं, आखिरकार ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, बात वाकई समझ में ना आने वाली है। किसी किंग कारपोरेशन को काफिरिस्तानी मंदूबीन को हलाक करने के लिए इतना लंबा चौड़ा और इंतहाई ख़तरनाक तरीन ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी?
یہ کام تو یہاں کا کوئی بھی گروپ آسانی سے کر سکتا تھا۔ صدر کا نام استعمال کرنا، ان کا خط بھجوانا، گریٹ لینڈ کی چیف سیکرٹری کو کال کرنا اور ان کے ذریعے ہاؤنڈ گروپ کی خدمات حاصل کرنا، یہ ساری باتیں بے حد الجھی ہوئی ہیں۔ اور اگر واقعی ایسا ہے تو کنگ کارپوریشن کو اس سے کیا مفاد حاصل ہوگا؟ عمران نے بھی الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ کیپٹن شکیل نے بتایا ہے کہ کافرستانی مندوبین کا خاتمہ کیا جانا تھا، اس لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کافرستانی مندوبین میں کون کون شامل ہیں، عمران نے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری خارجہ، دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی، X2 سر سلطان سے بات کراؤ۔ عمران نے X2 کی مخصوص آواز میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی، سلطان بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، پاک ایشیا میں عنقریب ایک بین الاقوامی کانفرنس بنیادی حقوق کے سلسلے میں ہونے والی ہے۔ اس کانفرنس میں کافرستان کی طرف سے کون کون شرکت کے لیے آ رہا ہے؟ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں معلوم کر کے بتا سکتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ 10 منٹ بعد دوبارہ فون کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر 10 منٹ بعد اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کر دیے۔ کیا رپورٹ ہے سر سلطان؟ عمران نے سر سلطان کے لائن پر آنے کے بعد پوچھا۔ سر، 10 مندوبین شریک ہو رہے ہیں جن کی سربراہی کافرستان کی ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ جناب جگدیش ناتھ کر رہے ہیں۔ باقی افراد غیر سیاسی ہیں اور کافرستان کے معروف ادیب اور سماجی رہنما ہیں۔ اگر آپ حکم کریں تو میں یہ تفصیل دہرا دوں، سر سلطان نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، شکریہ، عمران نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ تو یہ ہے اصل گیم، عمران نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ کیا مطلب عمران صاحب، کون سی گیم؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کافرستان میں آئندہ ماہ جنرل الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ جگدیش صاحب کافرستان کے موجودہ وزیر اعظم کی پارٹی سے ہی متعلق ہیں، لیکن ان سے زیادہ مقبول ہیں، اور کافرستان میں یہ عام خیال ہے کہ اس بار اس سیاسی پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کافرستان کے آئندہ وزیر اعظم کے لیے جگدیش نام کا نام ہی تجویز کرے گی۔ چنانچہ جگدیش ناتھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے کافرستان نے یہ ساری سازش کی ہے کہ پاک ایشیا میں ہونے والی اس بین الاقوامی کانفرنس میں جگدیش ناتھ اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا جائے، چونکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اس بین الاقوامی کانفرنس میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت ہوں گے، اس لیے انہوں نے اس کام کے لیے ہاؤنڈ گروپ کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن ہاؤنڈ گروپ کے بارے میں انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ گروپ سیاسی شخصیتوں کو گریٹ لینڈ حکومت کی رضامندی کے بغیر ہلاک نہیں کرتا، اور اس بین الاقوامی کانفرنس کی سربراہی چونکہ وہ شخص کر رہا ہے جو پاک ایشیا کے موجودہ صدر کے خلاف الیکشن لڑ چکا ہے، اس لیے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے صدر پاک ایشیا کا نام اور خط استعمال کر کے گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری کو یہ یقین دلایا گیا کہ صدر پاک ایشیا ذاتی طور پر ہاؤنڈ گروپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ حکومت کا ہاتھ درمیان میں تھا، اس لیے چیف سیکرٹری نے ہاؤنڈ گروپ کو گرین سگنل دے دیا اور ہاؤنڈ گروپ نے اپنا آدمی تفصیلات طے کرنے کے لیے یہاں بھیجا، لیکن وہ روزی راسکل کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ چونکہ ملٹری سیکرٹری نے خودکشی بھی اسی لیے کی ہے کہ وہ کافرستان کا نام سامنے نہیں آنے دینا چاہتا ہوگا، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو روزی راسکل نے اس سازش کو ختم کر دیا ہے۔ یہ کنگ کارپوریشن بھی یقیناً کافرستان کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہوگی، عمران نے تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب واقعی بات سمجھ میں آنے لگی ہے، لیکن اب جب کہ ہاؤس گروپ اس پر کام نہیں کرے گا تو کیا اب بھی اس پلاننگ پر کام ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کافرستان اب اپنی پلاننگ تبدیل کر لے گا، کیونکہ انہیں بھی ملٹری سیکرٹری کی خودکشی کی اطلاع مل چکی ہوگی، لیکن ہمیں بہرحال مزید کام کرنا ہے، اس کنگ کارپوریشن کے سلسلے میں بھی کام کرنا ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، جولیا کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا۔ دارالحکومت میں کنگ کارپوریشن کے نام سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی ادارہ کام کر رہا ہے، ممبرز کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ کنگ کارپوریشن کے کام کے سلسلے میں تحقیقاتی رپورٹ تیار کریں، کیونکہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ کنگ کارپوریشن کافرستان کے ایجنٹ کے لیے پاک ایشیا میں کسی بڑے جرم کے سلسلے میں کام کر رہی ہے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جولیا نے کہا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔
اور پھر ایک طرف پڑا ہوا ٹرانسمیٹر اپنی طرف کھینچ کر اس نے اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، علی عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اٹینڈنگ یو باس اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا، دارالحکومت میں کنگ کارپوریشن کے نام سے امپورٹ ایکسپورٹ کا ادارہ کام کر رہا ہے۔ یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ ادارہ کافرستان کے ایجنٹ کے طور پر پاک ایشیا میں کسی بڑے جرم کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں تم نے تفصیلی معلومات حاصل کر کے مجھے رپورٹ دینی ہے۔ اوور، عمران نے کہا۔ یس سر، میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ناٹران بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر۔ ناٹران کا لہجہ یکلخت مودبانہ ہو گیا۔ پاک ایشیا میں آئندہ ماہ بنیادی حقوق کے سلسلے میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں کافرستان کی طرف سے 10 رکنی وفد شرکت کر رہا ہے۔ اس وفد کی سربراہی کافرستان کے معروف سیاسی لیڈر جگدیش ناتھ کر رہے ہیں، لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ کافرستان کے ارباب اقتدار اس بین الاقوامی کانفرنس میں پیشہ ور قاتلوں کے ذریعے کافرستان کے وفد کو اس انداز میں ہلاک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا الزام پاک ایشیا پر آ جائے۔ یہ رپورٹ بھی ملی ہے کہ جگدیش ناتھ کافرستان کے آئندہ جنرل الیکشن کے بعد کافرستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کافرستان کے موجودہ وزیر اعظم اس انداز میں اپنی راہ کا کانٹا ہٹانا چاہتے ہیں۔ تم نے اس سلسلے میں انکوائری کرنی ہے کہ کیا سازش ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے۔ اس مشن کا ایک کردار پاک ایشیا کے پریزیڈنٹ کا ملٹری سیکرٹری بھی تھا جس نے گرفتاری کے خوف سے خودکشی کر لی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ سازش ملٹری انٹیلیجنس کے تحت مکمل کرائی جا رہی ہے۔ تم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جلد از جلد تفصیلی رپورٹ دینی ہے۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب بھی ان میں سے کسی کی رپورٹ آئے مجھے اطلاع دینا، عمران نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ روزی راسکل کی آنکھیں کھلی تو اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا۔ وہ راجر سے اپنا حصہ وصول کر کے روز کلب پہنچ کر کار سے اترنے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک نوجوان نے کار کے قریب سے گزرتے ہوئے اندر کوئی چیز پھینک دی اور اس کے ساتھ ہی کار میں دھواں سا پھیل گیا اور روزی راسکل کا ذہن کسی کیمرے کے شٹر کی طرح بند ہو گیا تھا اور اب اسے ہوش آیا تو اس نے چونک کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار کسمسا کر رہ گئی کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا جسم نائلون کی باریک رسی کے ساتھ کرسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر گردن گھما کر جائزہ لیا۔ وہ ایک خاصے بڑے کمرے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ کمرے میں 4-5 کرسیاں ادھر ادھر پڑی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ان کرسیوں کے علاوہ کمرے میں اور کوئی فرنیچر نہ تھا۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون مجھے یہاں لایا ہے؟ کس نے یہ جرأت کی ہے کہ روزی راسکل کو اس طرح دن دہاڑے اغوا کر کے بند کرے؟ روزی راسکل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے اس کے سوالات کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے رسی کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش شروع کر دی، لیکن چند ہی لمحوں بعد اس نے کوشش ترک کر دی کیونکہ اسے جس انداز میں باندھا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ جتنی کوشش کرتی رسی اتنی ہی زیادہ ٹائٹ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان جس نے ہاتھ میں مشین گن پکڑی ہوئی تھی اندر داخل ہوا اور روزی راسکل کی طرف دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور پھر دروازے کی سائڈ میں دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم اور میں کس کی قید میں ہوں؟ روزی راسکل نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ خاموش بیٹھی رہو ورنہ ایک لمحے میں ڈھیر کر دوں گا، نوجوان نے گراتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ جرأت کہ روزی راسکل کو دھمکی دو، میں تمہارا قیمہ بنا دوں گی، سمجھے؟ کھولو مجھے۔ نان سینس، روزی راسکل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار جو آدمی اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر روزی راسکل بے اختیار چونک پڑی۔ یہ کنگ کارپوریشن کا اسلم کنگ تھا جس کی ڈیل وہ جانو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اڑا لائی تھی۔ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے تم نے یہ کمینگی کی ہے۔ اگر تم میں ہمت تھی تو مجھے للکارتے، مجھ سے مقابلہ کرتے۔ یہ تم نے بزدلوں والا کام کیا ہے۔
रोज़ी रास्कल ने गुस्से से चीखते हुए कहा तो असलम किंग जो उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था बेख्तियार हंस पड़ा। तुम या तो अहमक हो या फिर वाकई दलेर औरत हो, और अब मैंने ये फैसला करना है कि तुम क्या हो। आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और एक कुर्सी घसीट कर वो उस पर इत्मीनान से बैठ गया। इसके साथ ही उसने जेब से एक मशीन पिस्टल निकाल कर अपनी गोद में रख लिया। पहले तो तुम ये सुन लो कि तुम्हारा बॉस राजर, उसका नाइब ख़ास जानू और उसके ग्रुप के 8 अफराद सब हलाक कर दिए गए हैं। 50 करोड़ रुपए का सोना और 50 करोड़ रुपए का गारंटीड पे आर्डर जो तुम ले गई थी वो भी बरामद करा लिया गया है। तुम्हें हलाक इसलिए नहीं किया गया कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, वरना जिस तरह तुम्हारी कार में बेहोश कर देने वाली गैस का कैप्सूल फेंका गया था उसकी जगह बम भी फेंका जा सकता था। असलम किंग ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, राजर, जानू और उसका ग्रुप अगर मारे जा चुके हैं तो मुझे उससे क्या दिलचस्पी है। मैंने तो काम करना है, उनके लिए ना सही किसी और के लिए सही। और अगर तुमने वो डील बरामद कर ली है तो कर लो, मैंने तो अपना हिस्सा वसूल कर लिया है। अब मेरी बला से कि इस सोने और रकम का क्या होता है और क्या नहीं। लेकिन तुमने मुझे इस तरह अगवा कर और इस तरह रस्सियों से बांधकर ये साबित कर दिया है कि तुम बुज़दिल आदमी हो। तो मुझे फ़ोन पर कह देते, मैं ख़ुद तुम्हारे पास आ जाती। मैं किसी से नहीं डरती, समझे। रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि हर शख्स तुम्हें अहमक समझकर छोड़ देता होगा, इसलिए तुम ऐसी बातें करने के बावजूद अभी तक ज़िंदा हो। असलम किंग ने कहा, मेरी बला से मुझे जो कोई जो कुछ समझता रहे, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अहमक नहीं हूँ। अगर मैं अहमक होती तो इतनी बड़ी डील को इतनी आसानी से कवर ना कर लेती। रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे इत्तला मिली है कि ये रोज़ क्लब तुम्हें रॉजर ने लेकर दिया है, क्या दुरुस्त है। असलम किंग ने कहा, उसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। 2 बड़ी डील्स के मुआवजे में ये रोज़ क्लब मेरे नाम मुंतकिल किया गया है। रोज़ी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा, तुमने मेरी डील की खबर कहाँ से हासिल की थी और किस तरह हमें बेहोश किया था। इस बार असलम किंग ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ये मेरा कारोबारी राज है, मैं नहीं बता सकती। रोज़ी रास्कल ने साफ जवाब देते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दिया जाए। असलम किंग ने गुर्राते हुए कहा, तुम्हारा जो जी चाहे करो, लेकिन ये याद रखना, अगर मैं ज़िंदा रह गई तो तुम्हारा हशर इंतहाई इबरतनाक होगा। रोज़ी रास्कल अगर किसी को ज़िंदा छोड़ सकती है तो वो अपने दुश्मनों से भयानक इंतकाम लेने की भी हिम्मत रखती है। रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, लालू। असलम किंग ने अकब में मौजूद मशीन गन बरदार से मुखातिब होकर कहा, यस सर। नौजवान ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, जाकर तेज़ाब की बोतल ले आओ और इस रोज़ी रास्कल के चेहरे पर डाल दो। असलम किंग ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, यस सर। नौजवान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब भी वक्त है रोज़ी रास्कल, मेरे सवालों का जवाब दे दो, वरना अगर तुम जिंदा भी रह गई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। असलम किंग ने बात करते हुए कहा, मुंह दिखाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं चेहरे पर नकाब पहन लूँगी, लेकिन तुम्हारा वो हशर करूँगी कि तुम ना मर सकोगे ना जी सकोगे। मैं तुम्हारे जिस्म की तमाम हड्डियाँ तोड़कर तुम्हारे अपाहज और मफलूज जिस्म को कूड़े के ढेर पर फेंक दूँगी, जहाँ मक्खियाँ तुम पर भिन भिनाएंगी, कीड़े और कुत्ते तुम्हारा गोश्त नोचेंगे। रोज़ी रास्कल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, और अगर तुम जिंदा ना रही तो। असलम किंग ने कहा, तो फिर क्या हुआ, मेरी रूह तुमसे इंतकाम लेगी, तुम बहरहाल मेरे इंतकाम से बच ना सकोगे। रोज़ी रास्कल ने उसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो असलम किंग के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, जबकि औरतें तो छिपकली और चूहों को देखकर खौफ से चीखने लग जाती हैं। असलम किंग ने कहा, मेरा नाम रोज़ी रास्कल है, रोज़ी रास्कल। मैंने बेशुमार अफराद को अपने हाथों मौत के घाट उतारा है, मुझे मौत से क्यों खौफ आएगा। रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे लालू वापस कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में तेज़ाब की बोतल पकड़ी हुई थी। उसने करीब आकर तेज़ाब की बोतल का ढक्कन खोला। पहले तेज़ाब को इसके सामने फ़र्श पर डालो ताकि इसे मालूम हो सके कि ये वाकई तेज़ाब है। असलम किंग ने लालू से कहा, यस सर। लालू ने कहा और फिर झुककर उसने बोतल में मौजूद तेज़ाब को फ़र्श पर डाला तो तेज़ाब से धुआं निकलने लगा। देखा तुमने, अब बोलो। असलम किंग ने रोज़ी रास्कल से मुखातिब होकर कहा, तुम्हें यह तमाशा करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तुम चाहते हो
कर डालो। मैं इस वक्त बंधी हुई हूँ और इस हालत में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अगर तुम बहादुर हो तो मुझे खोल दो, फिर देखो कि ये लालू या तुम मेरे जिस्म पर किस तरह तेज़ाब डालने में कामयाब होते हो। रोज़ी रास्कल ने उसी तरह मुतमईन लहजे में जवाब दिया। बोतल बंद करके एक तरफ रख दो लालू, और जाकर डैगर को बुला लाओ। असलम किंग ने कहा तो लालू ने इस बात में सर हिलाते हुए बोतल का ढक्कन बंद किया और वापस मुड़ गया। उसने बोतल दरवाजे के करीब दीवार के साथ रख दी और ख़ुद दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं तुम्हें ज़िंदा रहने का आखिरी मौका देना चाहता हूँ। डैगर इंतहाई खौफनाक लड़ाका है, वो एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। असलम किंग ने कहा तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। तुम डैगर को लड़ाका कह रहे हो? डैगर को लड़ने की अलिफ बे भी नहीं आती। रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या तुम डैगर को जानती हो? असलम किंग ने चौंक कर पूछा। हाँ, वो पहले होटल रेड कार्ड में मुलाजिम था, फिर वो किसी बड़े आदमी का बॉडीगार्ड बन गया। उसके बाद का मुझे इल्म नहीं है, अलबत्ता होटल के दिनों में वो एक बार मेरे हाथों पिट चुका है। रोज़ी रास्कल ने कहा। क्या कह रही हो तुम? डैगर तुमसे पिट चुका है? असलम किंग ने हैरत भरे लहजे में कहा। अभी आ जाता है वो, उससे पूछ लेना। रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद लालू के साथ एक पहलवान नुमा आदमी अंदर दाखिल हुआ, जिसने सुर्ख रंग की हाफ आस्तीन की बुनियान पहनी हुई थी और उसके साथ ही सस्ती किस्म की जीन्स की पतलून उसके जिस्म पर थी। जिस्मानी लिहाज से वो वाकई वर्जिशी और ठोस जिस्म का मालिक नज़र आ रहा था। वो रोज़ी रास्कल को देखकर चौंक पड़ा। यस बॉस, उसने असलम किंग के करीब आकर मुदबाना लहजे में कहा। इसे जानते हो डैगर? असलम किंग ने रोज़ी रास्कल की तरफ इशारा करते हुए कहा। यस बॉस, ये रोज़ी रास्कल है, पेशेवर कातला और लड़ाका और रोज़ क्लब की मालका है। डैगर ने जवाब दिया। इसका कहना है कि इसने तुम्हें होटल रेड कार्ड में पीटा था, क्या ये दुरुस्त कह रही है? असलम किंग ने कहा। यस बॉस, उस वक्त मैं इस मैदान में नौवारिद था। डैगर ने जवाब दिया। गुड, तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद है कि तुम सच बोलते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने रोज़ी रास्कल से मुकाबला करो और इसकी गर्दन तोड़ दो। क्या तुम तैयार हो? लेकिन ये ख्याल रखना कि इस बार अगर तुमने शिकस्त खाई तो तुम्हारा इंजाम इबरतनाक होगा। मैं शिकस्त खाने वालों को कुत्तों की मौत मारता हूँ। असलम किंग ने सर्द लहजे में कहा। आपके हुक्म की तामील होगी बॉस, बल्कि आपने मुझे अपना इंतकाम लेने का मौका दे दिया है। आप देखेंगे कि मैं इसका क्या हशर करता हूँ। डैगर ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो, असलम किंग ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मशीन पिस्टल उसने गोद से उठाकर हाथ में पकड़ लिया था। लालू, ये कुर्सी उठाओ और दीवार के साथ रख दो, बाकी कुर्सियों को भी हटा दो। असलम किंग ने कहा तो लालू ने कुर्सी उठाई और उसे दरवाजे के करीब दीवार के साथ लगा कर रख दिया और असलम किंग उस पर बैठ गया, जबकि लालू ने कमरे में मौजूद दूसरी कुर्सियां हटानी शुरू कर दी। और अगर मैंने तुम्हारे डैगर की हड्डियां तोड़ दी तो फिर? रोज़ी रास्कल ने पूछा। मेरा वादा है कि तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया जाएगा, असलम किंग ने जवाब देते हुए कहा तो रोज़ी रास्कल ने इस बात में सर हिला दिया। कुर्सियां हटाई गईं तो लालू असलम किंग के साथ आकर खड़ा हो गया, जबकि डैगर दरमियान में खड़ा असलम किंग की तरफ देखने लगा। डैगर, तुम दूसरे कोने में जाकर खड़े हो जाओ और लालू, तुम रोज़ी रास्कल की रस्सियाँ काट दो। और रोज़ी रास्कल, चूँकि काफ़ी देर से बंदी बैठी है, इसलिए इसे इजाज़त है कि जब ये कहेगी उस वक्त मुकाबला शुरू होगा। और रोज़ी रास्कल, अगर तुमने मुकाबला करने की बजाय कोई गलत हरकत की तो दूसरे लम्हे गोली तुम्हारी खोपड़ी को पाश पाश कर देगी। असलम किंग ने कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं मुकाबला करूँगी, रोज़ी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा तो असलम किंग के इशारे पर लालू ने कोट की अंदरूनी जेब से एक तेज़धार खंजर निकाला और रोज़ी रास्कल की तरफ बढ़ गया। उसने मशीन गन कंधे से लटका रखी थी। कुर्सी के करीब जाकर उसने बिजली की सी तेज़ी से खंजर की मदद से चंद रस्सियाँ काटी और फिर वापस असलम किंग की तरफ मुड़ गया। रोज़ी रास्कल ने बाकी मानदा रस्सियाँ हाथों से हटाईं और फिर उछल कर खड़ी हो गई। उसने अपनी कलाइयाँ मस लीं और उसके बाद वो मुस्कुराती हुई कमरे के दरमियान में आ गई। तो फिर तुमने फ़ैसला कर ही लिया कि अपने इस बिल्ली के बच्चे को मेरे हाथों मरवा दोगे? रोज़ी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कोने में खड़े डैगर की तरफ इशारा करते हुए असलम किंग से कहा। अभी मालूम हो जाएगा कि तुम्हें कितना दमखम है, असलम किंग ने जवाब दिया और इसके साथ ही उसने डैगर को इशारा किया
तो डेगर तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ रोज़ी रास्कल की तरफ बढ़ा और फिर जिस तरह बिजली चमकती है उस तरह डेगर ने यकलख्त छलांग लगाई और उसने पूरी कुव्वत से फ्लाइंग किक रोज़ी रास्कल के पेट में मारने की कोशिश की। लेकिन रोज़ी रास्कल उसकी फ़िज़ा में उछलते ही इंतहाई तेज़ी से फर्श पर बैठ गई और फिर जैसे ही डेगर का जिस्म हवा में तैरता हुआ उसके ऊपर पहुंचा, वो एक झटके से उठी और इसके साथ ही डेगर कलाबाजी खाता हुआ एक धमाके से सर के बल फर्श पर गिरा और उसके हलक से चीख निकली और दूसरे लम्हे उसका जिस्म उलटकर फर्श पर गिरा। उसने 2 झटके खाए और साकित हो गया। उसकी आंखें बेनूर हो चुकी थीं। उठाओ अपने लड़ाका की लाश और किसी दूसरे को बुलाओ, रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा तो असलम किंग का चेहरा हैरत से बिगड़ सा गया। ये मर गया है क्या वाकई? असलम किंग ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। हाँ, इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है और अभी तो मैंने सिर्फ इसके जिस्म को एक थपकी दी है। असल में ये इंतहाई मामूली आदमी था, इसलिए मैंने इससे लड़ना अपनी तौहीन समझा, वरना तो मैं इसे इतनी आसानी से मरने भी ना देती, रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, हैरत अंगेज़, इंतहाई हैरत अंगेज़। अब मुझे यकीन आ गया है रोज़ी रास्कल कि तुम वाकई रास्कल हो, लेडी रास्कल। गुड, अब मुझे यकीन आ गया है कि तुम वाकई इस काबिल हो कि मेरे सारे कारोबार को संभाल सको। मैं तुम्हारे ज़र्फ़ का तो उसी वक्त कायल हो गया था जब तुमने मुझे, मेरे मेहमान और तमाम अफराद को हलाक करने की बजाय बेहोश कर दिया और फिर मुझे होश दिलाकर तुमने मुझे हाथ खोलने का तरीका भी बता दिया और इत्मीनान से चली गई। लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारा इम्तिहान ले लूँ। तुमने मेरी बातों का जिस दलेरी और बेखौफी से जवाब दिया उससे भी तुम्हारी इज़्ज़त मेरे दिल में बढ़ गई और अब तुमने लड़ाई का हैरत अंगेज़ मुज़ाहिरा किया है। इससे साबित हो गया है कि तुम वाकई खासे की चीज़ हो और मैं अब तुम्हारी वो कदर करूँगा कि तुम खुश हो जाओगी। आओ मेरे साथ, असलम किंग ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। रोज़ी रास्कल भी मुस्कुराती हुई उसके पीछे चल पड़ी। लालू, डेगर की लाश यहाँ से उठवाकर बरकी भट्टी में डलवा दो, असलम किंग ने दरवाजे के करीब पहुंचकर गर्दन मोड़कर लालू से कहा। यस बॉस, लालू ने जवाब दिया और असलम किंग आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बड़े कमरे में पहुंच गए जो ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था। बैठो रोज़ी रास्कल, असलम किंग ने मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो रोज़ी रास्कल बड़े मुतमईन अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। असलम किंग एक तरफ दीवार में बने हुए रैक की तरफ बढ़ गया। उसने रैक में मौजूद मुख्तलिफ ब्रांड की शराब की बोतलों में से एक बोतल उठाई और रैक के निचले खाने में मौजूद 2 गिलास उठाए और फिर दोनों गिलास और बोतल को मेज़ पर रखकर वो मेज़ के अकब में मौजूद रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने शराब की बोतल खोली और आधे आधे गिलास भरकर बोतल बंद कर दी। शायद ये असलम किंग की ज़िंदगी का पहला मौका होगा कि असलम किंग खुद अपने हाथ से किसी को जाम भर कर दे रहा है और ये एजाज़ तुम्हारे हिस्से में आया है रोज़ी रास्कल। असलम किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, रोज़ी रास्कल ने गिलास लेकर उसे मुंह से लगाते हुए कहा और फिर शराब की चुस्की लेकर उसने गिलास को मेज़ पर रख दिया। मैं तुमसे बेहद मुतासिर हुआ हूँ और मैं तुम्हें ऑफ़र करता हूँ कि तुम मेरा कारोबार संभाल लो। मैं तुम्हें अपना नंबर 2 बनाता हूँ। तुम्हें शायद मालूम ना हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हर किस्म के जराइम के लिए मेरे अलहदा ग्रोह हैं। हर ग्रोह का अलहदा चीफ़ है। उन सारे ग्रोहों की तादाद 8 है और तुम उन सब की चीफ़ होगी। तुम्हारा अलहदा ऑफिस और अलहदा ग्रुप होगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? असलम किंग ने कहा। मुझे क्या करना होगा? रोज़ी रास्कल ने गिलास उठाकर एक और चुस्की लेते हुए कहा। कुछ नहीं, सिर्फ मेरे अहकामात की तामील और तमाम ग्रुप्स को कंट्रोल। तुम जराइम की दुनिया की मलका बन जाओगी। असलम किंग ने कहा। सॉरी, मुझे यह ऑफ़र कबूल नहीं है। मैं आज़ादी से काम करने की कायल हूँ। मैं किसी की मातहती में काम नहीं कर सकती, चाहे वो किंग ऑफ क्राइम ही क्यों ना हो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती हूँ कि जब तुम्हें मुझसे कोई काम पड़े तो मुझे मेरी मर्ज़ी का मुआवजा दो, तो मैं तुम्हारा वो काम कर दूँगी और बस, रोज़ी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा। क्या कह रही हो? तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। जिस सीट की मैं तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ उस सीट के लिए तो दुनिया तरसती है। असलम किंग ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तरसती होगी, लेकिन मैं रोज़ी रास्कल हूँ, अपनी मर्ज़ी की मालिक। मैं किसी की मातहत नहीं रह सकती, रोज़ी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा। गुड, तुम वाकई अपनी नौयत की इस दुनिया में वाहिद लड़की हो। वेरी गुड।
चलो ऐसा करो कि तुम अपना बाकायदा ग्रुप बनाओ, कोई बड़ा होटल या क्लब खरीद लो और उसके लिए रकम मैं दूंगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम होगा। असलम किंग ने कहा। नहीं, कोई काम दो, मैं उस काम का मुआवजा लूँगी। इनाम वगैरह लेने की मैं कायल ही नहीं हूँ, रोज़ी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा। किस किस्म का काम करोगी? असलम किंग ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो ज़हनी तौर पर किसी खास नतीजे पर पहुंच गया हो। जिस किस्म का भी हो, रोज़ी रास्कल ने उसी तरह बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर लोगी? असलम किंग ने कहा। क्यों नहीं करूँगी, मेरा हुकूमत से क्या ताल्लुक़, रोज़ी रास्कल ने जवाब दिया। लेकिन मुझे तो इत्तला मिली है कि तुम आजकल एक आदमी टाइगर के साथ देखी जा रही हो और टाइगर के मुतालिक बताया गया है कि उसका ताल्लुक़ हुकूमत से है। असलम किंग ने कहा तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। क्या कह रहे हो? टाइगर का ताल्लुक़ हुकूमत से है? क्या वाकई? मेरा तो ख्याल है कि ऐसा नहीं है। वो जुराइम की दुनिया के आला तबकों में काम करता है और रोब वगैरह डालकर रकम निकलवाता है और रोब वगैरह डालकर काम निकलवा लेता है, रोज़ी रास्कल ने कहा। अगर तुम्हें उस टाइगर को कत्ल करने का काम दिया जाए तो? असलम किंग ने कहा। नहीं, टाइगर तो क्या, मैं किसी भी आदमी को हलाक करने का काम नहीं करूँगी, क्योंकि ये काम मैंने छोड़ दिया है, रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर तुम्हें ये काम दिया जाए कि तुम टाइगर के बारे में मालूमात हासिल करो कि क्या इसका कोई ताल्लुक़ हुकूमत से है, और अगर है तो किस तरह का है, और हुकूमत के किस शोबे से है, क्या ये काम तुम कर लोगी? असलम किंग ने कहा। हाँ बिल्कुल करूँगी, लेकिन तुम ख्वामख्वाह एक काम से बदमाश को अहमियत दे रहे हो। कोई बड़ा काम दो। ये क्या काम है? रोज़ी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा काम मौजूद है, लेकिन असल मसला ये है कि ये काम हुकूमत के ख़िलाफ़ है और ये काम इतना बड़ा है कि तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मसला ये है कि टाइगर के बारे में मेरे पास इत्तला मौजूद है कि उसका ताल्लुक़ हुकूमत से है और तुम्हारा टाइगर से ताल्लुक़ है। अगर वाकई ऐसा हुआ तो फिर ना तुम रहोगी और ना मैं। हम सबको हुकूमत के आदमी गोलियों से उड़ा देंगे। इसलिए मैं वो काम तुम्हें देने से पहले पूरी तरह छानबीन कर लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त बेहद कम है। मेरे लिए दूसरी एजेंसियाँ भी काम कर रही हैं। तुम्हारी सलाहियतों को भी मैं जांचना चाहता हूँ। इसलिए तुम एक हफ़्ते में मुझे रिपोर्ट दो कि टाइगर की क्या पोजीशन है। उसके बाद आगे बात की जाएगी और इस काम का मुआवजा तुम्हें 1 करोड़ रुपया और एक नई कार की सूरत में दिया जाएगा। 50 लाख रुपए और कार पेशगी और 50 लाख रुपए रिपोर्ट के बाद। उसके बाद जो काम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसका मुआवजा 1 अरब रुपए नकद होगा। असलम किंग ने कहा तो रोज़ी रास्कल की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। 1 अरब रुपया? क्या कह रहे हो? क्या तुम 1 अरब रुपया मुआवजा दे सकते हो? ये कैसे मुमकिन है? इतने बड़े आदमी तो नहीं हो तुम, रोज़ी रास्कल ने कहा तो असलम किंग बेख्तियार हंस पड़ा। अब मुझे मालूम हुआ है कि तुमने मेरी नाइब बनने से क्यों इनकार कर दिया है। तुम्हारा ख्याल है कि मैं भी आम बदमाशों की तरह का एक बदमाश हूँ? ऐसा नहीं है। मेरा बाकायदा सिंडिकेट है। वैसे आम हालात में मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, लेकिन दरपर्दा मेरा सिंडिकेट है जिसका कोड नाम फायर सिंडिकेट है। फायर सिंडिकेट के राब्ते पूरी दुनिया के जराइम पेशा तंजीमों से हैं। इस सिंडिकेट के तहत बहुत बड़े बड़े जराइम होते हैं, ऐसे जराइम जिसे तुम हुकूमती सतह के जराइम कह सकती हो। मैं तुम्हें फायर सिंडिकेट की चीफ बनाना चाहता था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। 1 अरब रुपया फायर सिंडिकेट के लिए इंतहाई मामूली रकम है। फायर सिंडिकेट के तहत पूरी दुनिया में गेम क्लब कायम हैं और ये गेम क्लब रोज़ाना करोड़ों अरबों डॉलर का मुनाफा कमाते हैं। असलम किंग ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं फिर भी किसी के मातहत काम नहीं कर सकती। अब जबकि तुमने 1 अरब रुपया का नाम ले लिया है तो तुम टाइगर की फ़िक्र मत करो। मैं उसे बग़ैर मुआवजे के हलाक कर सकती हूँ। तुम मुझे वो बड़ा काम दो, रोज़ी रास्कल ने कहा। नहीं, अब मैंने इरादा बदल दिया है। अगर उसके राब्ते हुकूमत से हैं तो फिर उसकी अचानक मौत से हुकूमत चौंक पड़ेगी, जबकि मैं हुकूमत को होशियार नहीं करना चाहता। जहाँ तक इस बड़े काम का ताल्लुक़ है उसका खाका मैं तुम्हें बता देता हूँ। पाकेशिया में आइंदा माह एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है बुनियादी हकूक़ के मौजू पर। उस कॉन्फ्रेंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की तरफ से इंतहाई सख्त इंतज़ामात होंगे, जबकि मैं उस कॉन्फ्रेंस में शामिल काफ़िरस्तानी वफ़द को इस अंदाज़ में हलाक कराना चाहता हूँ कि उसका तमाम तर इल्ज़ाम हुकूमत पाकेशिया पर आए।
اسلم کنگ نے کہا تو روزی راسکل بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی تھی۔ اوہ، یہ ہے میرے مطلب کا کام، بہت خوب، روزی راسکل نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ کیا واقعی تم یہ کام کر لو گی؟ تمہیں شاید اس کی مشکلات کا اندازہ نہیں، اسلم کنگ نے کہا۔ تم نے 50 کروڑ روپے کے سونے کی ڈیل کے لیے کس قدر حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے نا؟ پھر کیا ہوا؟ میں نے کس طرح آسانی سے سب کچھ کر لیا اور میرے کسی آدمی کو خراج تک نہ آئی۔ اس طرح یہ کام بھی ہو جائے گا، حکومت اور اس کے آدمی دیکھتے رہ جائیں گے اور روزی راسکل اپنا کام کر جائے گی، روزی راسکل نے کہا۔ اسی بات پر تو میں حیران ہوا تھا کہ آخر تم نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا تھا؟ چلو، مجھے پہلے تو تم نے نہیں بتایا، اب بتا دو، اسلم کنگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ تمہیں کام چاہیے، کام ہو جائے گا، کس طرح ہوگا اس بات کو مت کرے دو، اس میں تمہاری اور میری بہتری ہے۔ پھر بولو، شروع کر دوں کام؟ روزی راسکل نے کہا۔ ابھی تو بڑا وقت ہے اس کام میں۔ بہرحال اب اس بات کو طے سمجھو کہ یہ کام تمہیں ہی ملے گا، لیکن ٹائیگر کے بارے میں تم نے مجھے جلد از جلد رپورٹ دینی ہے، اسلم کنگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھول کر ایک لفافہ نکالا اور اسے روزی راسکل کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں 50 لاکھ کا گارنٹیڈ پے آرڈر ہے اور یہ ہے کار کی چابی۔ اسلم کنگ نے دراز سے ہی رنگ میں لگی ہوئی چابی نکال کر دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، روزی راسکل نے کہا تو اسلم کنگ نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ لالو کو میرے پاس بھیجو، اسلم کنگ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میرا آدمی لالو آ رہا ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور تمہاری کار تمہارے حوالے کر دے گا۔ ایک نمبر نوٹ کر لو، یہ نمبر براہ راست میرا ہے۔ اس نمبر پر اگر رابطہ ہو جائے تو مجھ سے بات ہو جائے گی، اگر رابطہ نہ ہو تو سمجھ لینا کہ میں موجود نہیں ہوں، اسلم کنگ نے کہا اور ساتھ ہی ایک نمبر دبا دیا تو روزی راسکل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو لالو اندر داخل ہوا۔ یس بوس، لالو نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ روزی راسکل کو ساتھ لے جاؤ، سفید کار میں نے اسے تحفے میں دے دی ہے، وہ اس کے حوالے کر دو اور اسے گیٹ سے باہر چھوڑ کر آؤ اور پھر اپنی ڈیوٹی پر چلے جاؤ، اسلم کنگ نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، لالو نے جواب دیا تو روزی راسکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے لفافہ اٹھا کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ اوکے، روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر کار کی چابی کا رنگ انگلی میں گھماتی ہوئی بڑے فاخرانہ انداز میں مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسلم کنگ خاموش بیٹھا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب ان دونوں کے باہر جانے کے بعد دروازہ عقب میں بند ہو گیا تو اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور یہ کے بعد دیگرے 4 نمبر پریس کر دیے۔ یس باس، ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ میں نے روزی راسکل کو سفید کار کی چابی دے دی ہے، اب تم نے اسے مشین پر کور کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ٹائیگر سے اس کی ہر ملاقات کو باقاعدہ کور کیا جائے، اسلم کنگ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور اسلم کنگ نے انٹر کام کا ریسیور رکھا اور پھر ایک طرف پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایم ایس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پاک ایشیا سے چیئرمین ایف ایس بول رہا ہوں، ایم ایس 1 سے بات کراؤ، اسلم کنگ نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ اسپیشل کوڈ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ بلیو اسکائی، اسلم کنگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سوری، کوڈ غلط ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اسلم کنگ نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اسلم کنگ نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اسلم کنگ نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ ایم ایس بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اسپیشل کوڈ، اسلم کنگ نے پوچھا۔ ڈبل آر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سوری، کوڈ غلط ہے، اسلم کنگ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور اسلم نے ہاتھ بڑھا کر پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اسلم کنگ نے کہا۔ ایم ایس 1 بول رہا ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ ایک بھاری آواز سنائی دی۔ فی الحال سب اوکے ہے، میں نے آپ کو اس لیے کال کیا ہے کہ میں نے ریڈ ٹریپ مشن کے لیے 2 طرفہ منصوبہ بنا لیا ہے، آپ سے اس کی اجازت لینا چاہتا ہوں، اسلم کنگ نے کہا۔ تفصیلات بتاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں نے ریڈ ٹریپ کے لیے ویسٹرن کارمن کی ایک خصوصی گروپ کی خدمات حاصل کی ہیں۔ یہ گروپ ہاؤنڈ گروپ کی طرح ایسے کاموں میں عالمی شہرت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک ایشیا کی ایک تنظیم سے بھی بات کر لی ہے، دونوں اپنے اپنے طور پر کام کریں گے۔
इस तरह अगर एक नाकाम रहा तो दूसरा अपना काम मुकम्मल कर लेगा। असलम किंग ने जवाब देते हुए कहा। वेस्टर्न कॉमन के किस ग्रुप से बात हुई है तुम्हारी? दूसरी तरफ से पूछा गया। लार्सन ग्रुप से, असलम किंग ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, लेकिन अभी तुमने हरकत में नहीं आना, क्योंकि हुकूमत को ये इतला मिल रही है कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इस मिशन पर काम कर रही है और ये दुनिया की इंतहाई ख़तरनाक तरीन सर्विस है। हम चाहते हैं कि जब तक मिशन का सही वक्त ना आ जाए किसी किस्म की कोई हरकत ना की जाए, बस सब कुछ अचानक हो जाए। दूसरी तरफ से कहा गया। ऐसा ही होगा, असलम किंग ने कहा तो दूसरी तरफ से ओके कहकर राब्ता ख़त्म हुआ तो असलम किंग ने रिसीवर रख दिया। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस, ये कौन सी सर्विस है जिसे MS-1 भी इंतहाई ख़तरनाक कह रहा है? असलम किंग ने हैरत भरे लहजे में कहा। होगी कोई, मुझे क्या। चंद लम्हों बाद असलम किंग ने कंधे उचकाते हुए कहा और कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया।